नमस्कार, मैं ऑल इंडिया रेडियो से हरेंद्र आजाद और अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर शिशिर श्रीवास्तव जी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित चाइल्ड लाइन में वाराणसी जनपद में आप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं। और जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हमारा देश वरन पूरा विश्व ही एक वैश्विक महामारी कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से फैला है और जिससे पूरा विश्व आज प्रभावित है, इसको लेकर सभी सरकारें, समस्त विश्व की सरकारें और खासकर अपने देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार और हमारे जनपद की प्रशासन काफी संजीदा है और तमाम कदम उठाए जा रहे हैं इसके रोकथाम के लिए। और जैसा कि कई खबरों से ज्ञात हो रहा है कि यह महामारी बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफी खतरनाक है, जिसकी संक्रमण क्षमता जो है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ज्यादा है और उधर 60 साल से उम्र के ज्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं और या किसी बीमारी से ग्रसित लोग हैं वे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में आज हम बातचीत कर रहे हैं इस महामारी को लेकर कि बच्चों की क्या स्थिति है और खास करके वाराणसी जनपद में। और इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ उपलब्ध हैं शिशिर श्रीवास्तव जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है श्रीवास्तव जी। धन्यवाद भाई साहब जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे थे कि बच्चों को लेकर क्या गाइडलाइन है इस महामारी के संबंध में WHO द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, और आप इस विभाग से जुड़े हुए हैं तो आपके पास तमाम जानकारियां हैं, तो आप कृपया हमारे श्रोताओं के साथ अपनी जानकारी साझा करें। धन्यवाद भाई। ये देखिए, समस्या जो है कोविड-19 जब से ये लागू हुआ है तो शुरू से ही हम लोग, क्योंकि चाइल्ड लाइन पे हमारा 1098 सर्विस काम करता रहता है, तो जो कॉल आती रहती थी, अब बहुत से इमोशनल कॉल और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के कॉलों की संख्या बढ़ गई है जी। मार्च से लेकर के अभी तक जो है, अगर हम कहें तो 50 से ऊपर कॉल जो हमारे पास आई है वो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को लेकर के ही आई है। या कारण क्या है कि बच्चे इस समय घरों में रहे जी और माँ बाप भी घरों में रह रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो माँ बाप के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं व्यतीत कर पाते थे या गार्जियन जो बच्चों के साथ समय नहीं व्यतीत कर पाते थे, वो 24 घंटा सामने रह रहे हैं जी। तो एक नई तरीके की समस्या आई है कि बच्चे उस चीज को, मतलब माता पिता तो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली चाहते हैं कि वो बच्चा हमारा ये न करे वो न करे, उनको बताते हैं, मगर बच्चों को लगता है कि नहीं हमें ये करना है, हमें ये करना है, इस समय हमें रुकावट आ रही है। तो ये बहुत समस्या घरेलू आ गई है। मानसिक रूप में इसको अगर हम देखें तो हमारे पास माँ बाप के भी कॉल आ रहे हैं कि बच्चा हमारा खाना नहीं खा रहा है, वो झगड़ पड़ रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, कैसे हम लोग इसको करें। तो हम लोगों ने जो हमारी प्लानिंग थी जी कि मानसिक रूप से जो समस्याएं आ रही, इसके लिए हमने बनारस में करीब 22 काउंसलरों के जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उन लोगों का एक पैनल बना लिया जी, जिसको नगर निगम के कमिश्नर गौरांग राठी जी द्वारा जो अप्रूव किया गया कि ये लोग एथराइज पर्सन है जो लोगों की काउंसलिंग करेंगे जी। और जो डाटा हमारे पास पिछले 30 अप्रैल तक का आया है, वो 1552 लोगों को हम लोगों ने टेलीफोनिकली ये सहायता दी है जी। इसमें बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं और क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोग भी हैं। कई बार इमोशनली चीजें ये आती हैं कि हम लोगों ने करीब 19 क्वारंटाइन सेंटर को भी विजिट किया, तो उनको ये लगता था कि मैं बाहर से तो आ गया हूँ बनारस, मगर यहीं 5 किलोमीटर दूर पर मेरा घर है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मगर वो इस बीमारी को नहीं समझ पा रहे थे कि हम 14 दिन तक जब तक हम क्वारंटाइन पीरियड में नहीं रहेंगे, ये बीमारी हम अपने घर के अपने ही लोगों को दे देंगे। निश्चित रूप से जी। थोड़ा सा ये समझने की जरूरत थी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि प्रशासन उनको 14 दिन के लिए रोक दिया है। प्रशासन खुद चाह रहा है कि आप अपने घर पर पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे और अपने लोगों को बीमार न करें। जी। अभी मैं कल ही के वाकया पढ़ रहा था पेपर में, क्योंकि दिल्ली से एक व्यक्ति लौटे, वहां पर भी वो ठीक थे, यहाँ पर भी आने के बाद वो ठीक थे, मगर उनके बुजुर्ग पिताजी को ये बीमारी आ गई। यानी उनका ह्यूमन बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया कि हमें कोरोना के साथ ही रहना है, मगर उनके पिताजी जो कि बुजुर्ग थे और खासकर बीमार भी रहते थे, तो उनको ये बीमारी जल्दी पकड़ ली। अब थोड़ा सा हमें ये नहीं मानना है कि कोरोना बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी एकदम से, अब हमें इसके साथ ही जीना है। और उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। बच्चे हमारे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, उनको हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और मोटे अनाज का सेवन उन्हें कराना पड़ेगा। अब
होता क्या है कि बच्चे जो बर्गर पिज्जा खाने के, मैगी खाने के आदी हो चुके हैं, जी जी, उनको हरी सब्जी आप खिलाइए। भाई मैं तो खुद अपने घर में इस समस्या से चलता हूँ, मेरा बेटा जल्दी नहीं खाना चाहता है जी, मगर हम लोग समझा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये रोल आता है। और इससे सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड हो रहे हैं वो बच्चे और या तो फिर बुजुर्ग। जी जी, जी बच्चों के मामले में अब होता क्या था, स्कूल के टीचर भी उनसे कहते थे कि बेटा आपको मोबाइल फोन नहीं यूज करना है, घर में भी पेरेंट्स कहते थे। मगर कंडीशन क्या हो गई, सिनेरियो चेंज हो गया अप्रैल से कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। जी जी, अब जी ऑनलाइन पढ़ाई में हम खुद प्रेम से बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं और स्कूल से भी हो रहा है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल उपलब्ध कराएं। जी जी, वो भी इंटरनेट सहित। जी हाँ, इंटरनेट सहित। जी, एक सिनेरियो थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है, हम सब, मैं अपील यही करूंगा जो भी श्रोता सुन रहे हो कि परिवार वाले या बच्चे वाले, कि हमें इससे एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। जी जी, अब तक जो हमने अपनी जिंदगी जी है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकर आया है, यहाँ से फिर हमें कोरोना के साथ जो आगे गाइडलाइंस WHO जारी कर रहा है, यूनिसेफ जारी कर रहा है, भारत सरकार जारी कर रहा है, राज्य सरकार जारी कर रहा है, तो उन्हें हमें उन एडवाइजरी को पालन करना पड़ेगा। घर से निकलते समय हम सैनिटाइजर और मास्क लेकर के जरूर निकलें। हम ये जो 2 गज की दूरी वाली बातचीत है, इसका पालन जरूर करें। कई बार मैंने भी देखा है, हम लोग विजिट करते रहे कोरोना पीरियड में भी, अभी भी, कि लोगों में जल्दी ज्यादा है। अगर किसी दुकान पर पहुंच गए तो वो उस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमें सेल्फ मोटिवेशन से इस चीज को लाना पड़ेगा कि अगर मेरे आगे वाला है उसका नंबर खत्म हो जाए तब हम उससे आगे बढ़े। हम बढ़ करके हम अपने लिए भी प्रॉब्लम कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। जी जी, अभी हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं बच्चों को लेकर। कोरोना काल में बच्चों की क्या स्थिति है, वाराणसी जनपद में बच्चे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों का क्या फिगर है इस महामारी में, थोड़ी इस पर जानकारी दें। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताऊं कि जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, जी जी, तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई ये किया कि बीइंग चाइल्ड लाइन हम बच्चों पे ज्यादा फोकस करेंगे। जी, बड़ों के लिए तो वो फूड पैकेट्स और ग्रेन्स वगैरह पहुंचा दिए जा रहे थे, मगर बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है। तो चाइल्ड लाइन ने करीब 57 ऐसे परिवार को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे बच्चे दूध नहीं पी पा रहे थे, उनकी दूध पीने की उम्र थी। जी जी, तो हम लोगों ने पाउडर वाले दूध उनको उपलब्ध कराने शुरू किए। जी, हमने जिन सेंटरों को विजिट किया, जिन एरिया से हमारे पास कॉल्स आ रहे थे, तो वहां पर हमने उनको दूध उपलब्ध कराना शुरू किया। डेली हम जा नहीं सकते थे तो हमने वो पाउडर वाले दूध उनको उपलब्ध कराए। जी, और इस बीच कई बच्चों के केसेज आ गए कि कई ऐसे बच्चे हमारे सामने आए जिनके माँ बाप वो एक जगह टिकते नहीं थे, तो बच्चा पता चला कि वो छूट गया, वो आगे कहीं बढ़ गए। नॉर्मल दिनों में तो वो आइडेंटिफाई हो पाते थे, मगर कुछ ऐसे बच्चों को हमें शेल्टर होम में भी रखने की आवश्यकता पड़ी, जो बच्चे अपने परिवार वालों से मिल गए। एक बच्चे का फैमिली बिल्कुल ट्रेस था, मगर शटडाउन की वजह से वो आ जा नहीं पाते थे, तो ऐसे बच्चों को भी हमें शेल्टर उपलब्ध कराना पड़ा है। तो चाइल्ड लाइन ने जो है ये सारी चीजें बच्चों के लिए किया है इस लॉकडाउन पीरियड में। तो क्या बच्चों के लिए स्पेसिफिक कोई शेल्टर है? हाँ, बच्चों के लिए शेल्टर है। हमारे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 15 शेल्टर होम यहाँ पर चल रहे हैं वाराणसी जनपद में। वाराणसी लड़के और लड़कियों को, उनके लिए NCPCR और SCPCR ने जो गाइडलाइन जारी किया है, इन बच्चों जो मैंने आपको संख्या बताई थी उसमें ये सारे बच्चे भी काउंटेड हैं। उन बच्चों को हमारे ये स्पेशलाइज्ड काउंसलर जो है समय समय पर COVID-19 के बारे में बता रहे हैं ताकि वो बच्चे अवेयर हो जाए। जो संस्था के लोग हैं, संस्था के अधीक्षक है, वो भी पर डे 2 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे जैसा भी सुविधा हो, बच्चों को इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं, इससे बचाव के बारे में बता रहे हैं और अपने संस्थाओं को सैनिटाइज करा रहे हैं। इसमें NDRF ने हमारे सभी संस्थाओं को जो है सैनिटाइज करके का काम कर रहे हैं और ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। जी, तो इन शेल्टर होम में जहां बच्चे रह रहे हैं तो उनके खान पान स्वास्थ्य के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से और आपके चाइल्ड लाइन की तरफ से? हाँ, देखिए इसमें चाइल्ड लाइन का तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो शेल्टर होम है हम लोग उनपे मॉनिटरिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो गाइडलाइन दिया कि जो भी बाहर से सब्जी आ रही है, और इसके लिए हमारे जिला प्रोडक्शन अधिकारी ने लॉकडाउन स्टार्ट होने के 2 दिन पहले ही मीटिंग किया था, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो भी बाहर से सामान आएगा उसे हम 10 मिनट तक बॉइल्ड गुनगुने पानी के अंदर रख लेंगे, उसके बाद हम उसका उपयोग करेंगे। कोई भी बाहर की चीज आने पर सीधा हम बच्चों को नहीं देंगे। हर बच्चा मास्क लगा करके रहेगा, सब सैनिटाइज करते रहेंगे, साबुन से हाथ धुलते रहेंगे,
और सारे संस्थाओं में ये चीजें हो रही हैं और इनको हम लोग भी मॉनिटर करते रह रहे हैं। प्लस हमारे जो काउंसलर हैं वो एक नियमित अंतराल पर जूम के माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से इन बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं। स्पेसिफिक अगर किसी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो कॉल करता है तो हमारे काउंसलर उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं। जी, तो अभी हमारे जनपद में क्या कोई बच्चा कोरोना से प्रभावित हुआ है, ऐसी कोई जानकारी है? नहीं, भगवान का शुक्रिया है कि अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा निश्चित रूप से हम सबकी शुभकामना है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब आप उन माता पिताओं के लिए जिनके घर में बच्चे हैं और माता पिता जो परेशान है, जो अभी आपने पहले भी जिक्र किया, कई कॉल आ रहे हैं पेरेंट्स के भी कि बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं या उनके खान पान को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, उनके स्वास्थ्य के लेके, तो ऐसी कोई घटना आपके जेहन में हो जिसमें आपके पास इस तरह के कॉल आ रहे हों और किस तरह से आप उनको गाइड कर रहे हैं, क्या वो टिप्स हैं, क्या नुस्खे हैं, हमारे माध्यम से भी हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाने का काम करें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं सर, चाहे हमारे हों या आपके हों। जी जी। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बच्चों का बाल मन है। वो बच्चा जो अपने स्कूल जाता था, 6 घंटा बाहर रहता था, उसके बाद 2 घंटा दोस्तों के साथ खेलता था, आज वो बिल्कुल घर के अंदर बंद पड़ा है। जी। गार्जियन जो 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते थे वो भी बाहर रहते थे, वो भी घर में बंद पड़े हुए हैं। तो ये एक पैनिक कंडीशन है। इसमें थोड़ा सा मैं बच्चों को तो सलाह हम लोग देते ही रहते हैं जी जी, कि वो कोई गलत ना करे, मगर थोड़ा सा मेरा माँ बाप से अनुरोध है कि वो अपने को पेशेंस रखें जी। उनको ये लगे कि हमें खुद बच्चों की काउंसलिंग करनी है या गाइड करना है। देखिए, हम तो टेलीफोन से कर दे रहे हैं, हम बच्चे को कंडीशंस नहीं देख रहे हैं। जी जी। बच्चा नो डाउट कि वो अपनी ही बातों को प्रमुखता के साथ बताता है कि उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। बट थोड़ा सा मेरा ये सजेशन ऐसे माँ बाप के लिए भी है जी जी, कि उन बच्चों को वो गाइड करें, उनके साथ समय बिताएं और बच्चे का जो बाल मन है उसके साथ खुद को एडजस्ट करें। बिल्कुल नहीं करें कि बच्चा अगर अनुचित चीज कर रहा है तो उसको भी वो डिमांड करें, मगर उसकी बातों को सुने। अगर कोई भी प्रॉब्लम, मेरा ये पर्सनल मानना है कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम 10 मिनट उसको सुन लें तो 50% प्रॉब्लम अपने आप शॉर्ट आउट हो जाती है। और फिर हम बच्चे से ही पूछे कि बेटा इसका सोल्यूशन तुम बताओ, वो चीज हम कर पाएंगे। ये कंडीशंस हैं, तो शायद ये चीजें एक बेटर हो सकती है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉल आ जाती है तो हम बच्चे से बात करते हैं, पूरी उसकी बात सुनते हैं, देन हम गार्जियन की बात सुनते हैं पूरी। जी जी जी। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कम से कम हम पहले बच्चे को सुने, वह क्या कह रहा है, उसको थोड़ा समय दें, उसके मन को हल्का होने दें, ताकि इस समय जो स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की स्थिति, वो अपने दोस्तों तक नहीं जा पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, घर में ही सिमटा हुआ है, तो ऐसे में खिन्न होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर पेरेंट्स के नाते अगर हम उसे सुनते हैं तो निश्चित रूप से उसे थोड़ा सबल मिलेगा। लेकिन कई दफा क्या होता है, कई बच्चे काफी जिद पर उतर जाते हैं, किसी खास चीज को लेकर जिद करने लगते हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है? एज ए एक्सपर्ट आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, हमें अगर बच्चा कोई किसी चीज के लिए भी जिद करता है तो हमें उनको सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि अब इसमें ये बताओ बेटा कि कैसे ये चीजें पा। अगर सपोज एक एग्जाम्पल ले कि बच्चा क्या है, मुझे पिज्जा खाना है, जी जी, तो पिज्जा का होम डिलीवरी सारा सिस्टम बना है, ऑनलाइन बुकिंग सारी चीजें बुकिंग है, सारे रेस्टोरेंट बंद है। हम उससे पूछे कि बेटा आप ये पिज्जा आप कैसे खा सकते हैं जी, तो ये चीजें उस बच्चे को भी समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। जी जी। देन अगर लगता है कि बीइंग पेरेंट्स हम नहीं उसको काउंसिल कर पा रहे, तो देन हमारे एक्सपर्ट लोग जब हम बात करते हैं तो हम वो सारी चीजें खोल के रख देते हैं। देखिए, इसमें जो काउंसलिंग का बेसिक पार्ट होता है कि हम पहले सामने वालों को सुन ले पूरी तरीके से, जी जी, फिर हम उसको बताए कि इसका सोल्यूशन बताओ तुम जी। अगर वो सोल्यूशन हमें बताता है, वो सोल्यूशन करने लायक हो सकता है तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज उसे हम बातचीत करके ही उसको कर पाएंगे। कहीं कहीं कुछ ऐसे बच्चे नो डाउट की होते हैं कि वो बिल्कुल अड़ ही जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। तो ऐसे में फिर, क्योंकि जब हम बच्चों से बात करते हैं और बच्चे का जो आई कांटेक्ट है वो सही बात बता देता है आपको। निश्चित रूप से जो एक्सपर्ट टीम होती है कि बच्चा क्या चाहता है, शरारत में कर रहा है या जेन्युइन है या उसके मन में कुछ ऐसा है जिसके कारण वो इस चीज को कर पाता है। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल चीजें होती है, जो टेक्निकल हमारे एक्सपर्ट हैं वो उस हिसाब से उनको गाइड करें। और दूसरी चीज ये भी है, मैं आपको बता दूं कि बीइंग पेरेंट्स हम अगर कोई बात अपने बच्चे से कहते हैं कि शायद वो उस चीज को न समझ पाए, बट एक थर्ड पर्सन जब उस बात को कहता है तो वो बच्चा समझ जाता है। देखिए, निश्चित रूप से जी जी। एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं जी,
तो बच्चा जो है अगर पिता से नाराज हो गया, माँ से नाराज हो गया, तो शायद वो चाची से या बुआ से या चाचा से बात को कर लेता है या मना लेता है या दादी बाबा से अपनी बातों को कर लेता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा जो ये कंडीशन आई है और जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ पर ये ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। जी। अब बच्चों में अभी जिस संकट से और जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, थोड़ी इस बारे में भी आगाह करें आप हमारे श्रोताओं को। देखिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के, देखिए आज हमने बच्चे के हाथ में अपना मोबाइल दे दिया है जी, और साइबर क्राइम के बारे में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस समय जो सबसे ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है वो साइबर क्राइम का रेट बढ़ा है। आप पेपर में भी देख सकते हैं जो ग्राफ हमारा आ रहा है जी, या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीटिंग हम लोग की होती है उसमें कि साइबर क्राइम और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, ये दो क्राइम इस समय बहुत तेजी से बढ़ा है। तो बीइंग पेरेंट्स हमारा ये दायित्व है कि बच्चा हमारा जो नेट यूज कर रहा है, जो सर्फिंग यूज कर रहा है, हमें उस पर मॉनिटरिंग रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी, कि बच्चा हमारा किस चीज को यूज कर रहा है, कौन से साइट यूज कर रहा है, कहीं जाने अनजाने में कहीं वो साइबर क्राइम का शिकार तो नहीं हो जा रहा है। देखिए, साइबर क्राइम भी उसी तरीके से है जैसे कोरोना है। जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे वो हमारे अंदर आ नहीं सकता है। तो जो साइबर बुलिंग वगैरह होती है, इससे बीइंग पेरेंट्स हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा जब हमारा नेट यूज कर ले तो हम उसके कॉन्टेक्ट को, उसके सर्फिंग को, उसके हिस्ट्री को जरूर चेक करें बिना बच्चे को बताए हुए बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है या क्या चीजें। ऐसा तो नहीं कि साइबर क्राइम का शिकार बच्चा हो जाए। अगर साइबर क्राइम का बच्चा शिकार हो जाएगा इस पीरियड में, तो उसको लगेगा कि अगर मैं घर वालों को बताऊंगा तो शायद मुझे मोबाइल न मिले, फिर मेरी क्लासेस छूटेंगी, तो बच्चा एक ट्रोमा में जा सकता है। निश्चित रूप से बीइंग पेरेंट्स हमें इस पे ध्यान देना है। एक रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ की कि हर 5 में से एक बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है और वो अब सुसाइड तक करने को कमिट हो जा रहा है। तो थोड़ा सा इस समय इंटरनेट डाटा का यूज भी बढ़ गया है, जो हमारे रिपोर्ट बता रहे हैं। तो हमें अपने बच्चे पे थोड़ा सा पैनी नजर रखनी पड़ेगी और बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको बच्चा ना मान करके एक दोस्त की तरह उसके साथ बिहेव करें। हमें बिल्कुल हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पा रहा है, अपने मन की बात दोस्तों से नहीं कह पा रहा है, तो आप ही उसके दोस्त बन जाइए और उसके मन की बातों को सुने और उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जी, सही बात आपने कही कि बच्चों के साथ, बच्चों के व्यवहार में जो आप परिवर्तन देख रहे हैं या बच्चे जिस तरह से अपने जो पहले की दिनचर्या थे उससे विरत हो गए हैं, उससे अलग हो गए हैं, तो आज की दिनचर्या के साथ सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, इसमें पेरेंट्स की भूमिका अहम हो सकती है। और ऐसे में आज पूरा देश एक संकट काल से गुजर रहा है और हम सब इससे बचने के लिए निरंतर युद्धरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में आपकी जो चाइल्डलाइन संस्था है, ऐसे भी अनेक और कई संस्थाएं हैं जो हमारी मदद के लिए आगे आ रही हैं। तो वर्तमान में जो चाइल्डलाइन संस्था है यह किस प्रकार से मदद करती है, श्रीवास्तव जी कृपया एक बार पुनः हमारे श्रोताओं को आप बता दें कि अगर कोई किसी तरह से परेशान है अपने बच्चे को लेके, बीमारी के संबंध में या बच्चा के पढ़ाई लिखाई के संबंध में, तो वह आपसे कैसे मदद ले सकता है, कैसे आप लोगों से जुड़ सकता है? देखिए, हमारा 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन सर्विस है 1098 1098। कोई भी कभी भी बच्चों से संबंधित कॉल गार्जियन भी कर सकता है, बच्चा खुद भी कर सकता है। और जो भी प्रॉब्लम उसको अगर आ रही है वो इस नंबर पर कॉल करे। 24 घंटे हमारे टीम मेंबर्स वहाँ पर बैठे रहते हैं, वो टेलीफोन पर आपकी मदद करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम उस जगह पर भी जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारा लोगो तो वी आर नॉट इन लॉकडाउन, हम लॉकडाउन में कभी नहीं है। कभी भी अगर आपको हमारी जरूरत है तो हमारी टीम आधे से 1 घंटे में पहुंच जाती है आपके पास और आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। टेलीफोनिक सहायता अगर कुछ आपको चीजें जानकारी नहीं है, देखिए अभी अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू है तो सारे प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह बंद हैं, डॉक्टर्स बंद हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दीनदयाल हॉस्पिटल है, ईएसआई हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप ओपीडी की सेवाएं ले सकते हैं और अपने जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर बता सकते हैं। आजकल टेलीफोनिक डॉक्टर भी अपनी सलाह दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये मेडिकल के रूप में हो गया। अगर कहीं कोई राशन पानी की दिक्कत है तो यहाँ बनारस में वार रूम स्टेब्लिश है, वो भी 24 घंटे काम कर रहा है। उनके नंबरों पर आप जो है कॉल कर करके अपनी सहायता ले सकते, चाहे वो राशन के संबंध में हो, चाहे वो मेडिकल के संबंध हो। हमारी टीम खुद वहाँ पर बैठी हुई है कि अगर इस तरह का कोई कॉल आ जा रहा है तो वहाँ पर हम टेलीफोनिक काउंसलिंग करके
और उनकी मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग चाइल्ड लाइन हमने जो आइडेंटिफाई किया था कि बच्चों की दूध की प्रॉब्लम आ रही है, तो पाउडर वाला दूध उनको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। कई हमारे प्रदेश के अलग अलग जिलों में चाइल्ड लाइन की डेली न्यूज आ रही है कि कहीं बच्चों को खाने की प्रॉब्लम है, तो ड्राइव खाना भी प्रशासन के सहयोग से हम वहां पर पहुंचा रहे हैं। और हमारे वाराणसी जिले के जिलाधिकारी महोदय ने बिल्कुल बहुत अच्छे एक सेंट्रलाइज व्यवस्था कर रहे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डोनेट भी लेना चाहता है तो भी नंबर पर कॉल करे, अगर कोई डोनेशन लेना चाहता है तो वो भी उस नंबर पर कॉल करे, ताकि हम सभी तक पहुंच पाए और सभी को ये उपलब्ध करा पाए। ऐसा ना हो कि किसी एक फैमिली को बहुत ज्यादा राशन मिल जाए और वहीं एक दूसरी फैमिली बिना राशन के ही रह जाए। जी जी। तो क्या ये सारी सुविधाएं जो आप लोग पहुंचाते हैं, जो मदद करते हैं, ये सारी निःशुल्क होती हैं? देखिए, चाइल्ड लाइन की जो सेवाएं हमारी है वो बिल्कुल निःशुल्क है और इस समय शासन ने भी जो चीजों को उपलब्ध कराई है वो बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है, वहां पर तहसील के माध्यम से और लेखपालों के माध्यम से ये चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो निश्चित रूप से जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, तो अगर उनको बच्चों से संबंधित किसी भी तरह से कोई समस्या है तो बेहिचक बेझिझक वे चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन कर सकते हैं और वहां पर उपस्थित लोगों से आप मदद ले सकते हैं। अब श्रीवास्तव जी, एक जानकारी बहुत निहायत जरूरी जानकारी है। कई दफा हम देखते हैं कि बच्चों से संबंधित कई जानकारियां जो होती हैं, कई समस्याएं होती हैं, लोग खुल के कह नहीं पाते हैं, या बच्चा भी नहीं कह पाता है या पेरेंट्स भी नहीं कह पाते हैं। कई चीजें उसमें आ जाती हैं, उनकी परंपरा, तो घर परिवार समाज, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसने लगेंगे, लोग सोचेंगे, कई चीजें लोग छुपाते हैं, कह नहीं पाते हैं। वैसे स्थिति में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनकी समस्या सॉर्ट आउट होगी जब तक वो खुल के सामने नहीं आएंगे? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि अगर बच्चे की कोई समस्या है और बच्चा ग्रोइंग एज में होता है जी, खासकर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केसेस जब आता है, उस समय हम पारिवारिक दायित्वों की वजह से, रिश्तेदारियों की वजह से दबा देते हैं, वो चीजें निकल करके नहीं आ पाती हैं। मगर अभी एनसीआरबी का एक डाटा आया था 2018 का, जहां पर बहुत ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज केस रिपोर्टेड हुई हैं। और मेरा ये मानना है कि जो केसेज हम रिपोर्ट करते हैं, बहुत से ऐसे केस होते हैं जो हम रिपोर्ट नहीं कर पाते या नहीं हो पाती हमारे सिस्टम की वजह से, या लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो अगर कोई ये चाहता है कि उसका नाम वगैरह गोपनीय रहे, तो वो सारी सुविधा हमारे चाइल्ड लाइन सेंटर पर है। और होम मिनिस्ट्री ने भी अपने एक साइट डेवलप की है, जहां पर एनसीपीसीआर ने भी साइट डेवलप की है कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें। आपको किसी पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं है, वो पुलिस थाना खुद आकर के आपके पास आकर के आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। और पब्लिक में ये एक बात कहीं नहीं आएगी किस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि बच्चे डेवलपमेंट एज में होते हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो जिंदगी भर उनके दिमाग में गलत वो चीजें रहती हैं और उसका पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाता और बच्चा उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाता। निश्चित रूप से एक मानसिक उत्पीड़न के वे लोग शिकार हो जाते हैं और उन बच्चों का एक जो समूल ग्रोथ होता है, जो एक विकास होता है, चहुमुखी विकास रुक जाता है। जी जी जी। तो ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बच्चे के संबंध में कोई जानकारी देना चाहता है तो क्या वो दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। हमारा जो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है 2012 में जी, इसमें मैंडेटरी है कि अगर किसी बच्चे को चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बारे में कोई जानकारी मिलती है और वो व्यक्ति उस जानकारी को कंसर्न व्यक्ति तक नहीं पहुंचाता, तो उसके अगेंस्ट भी वो उत्पीड़न की कार्रवाई हो सकती है। उसको भी 3 साल सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो ये हमारा दायित्व है कि उस जानकारी को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि उस बच्चे को उससे निजात मिले। अब दूसरी चीजें ये आती हैं कि कई दफा कई लोग जो हैं ये समझते हैं कि कानूनी कार्रवाइयों में कई दफा लोग डरते हैं कि हम क्यों इसमें उलझने जाएं, हम फंसने जाएं, हमें गवाही देनी पड़ेगी, हमें अपना आइडेंटिटी बताना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए इसमें क्या प्रोविजन है? देखिए, इस एक्ट में की सबसे खूबसूरती ये कि अगर बच्चे ने कोई इल्जाम लगा दिया या कुछ कह दिया जी, तो वो प्रूव करना सामने वाले की जिम्मेदारी है कि उसने ये नहीं किया है। इस बच्चे की या उसके परिवार वालों की जिम्मेदारी नहीं है जी। इस एक्ट की बहुत बड़ी खूबसूरती यही है कि आपको उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं जहां पर कि 4 महीने के अंदर इस ऐसे केसेस का निस्तारण कर दिया जाता है ताकि बहुत लंबा ये मुकदमा वगैरह न चले, जिससे बच्चा हमेशा उत्पीड़ित रहे। तीसरा ये कि अगर जो व्यक्ति ने शोषण किया है
उसका सामना इस कोर्ट में नहीं हो सकता है जी। यानी कि आमना सामना नहीं होगा कि उस बच्चे को दबाव महसूस हो या कुछ ऐसी चीजें हो। अच्छा जी जी। इस एक्ट में ये भी एक प्रोविजन किया गया है जी जी। और जेजे एक्ट के अंतर्गत एक बच्चे को बहुत अच्छी सहूलियत मिली हुई है कि अगर माँ बाप भी उस बच्चे का शोषण करते हैं, मारते पीटते कुछ करते हैं जी। तो यहाँ पर जो बाल कल्याण समिति को एक पावर दिया गया है जी। वो चाहे तो अपने माँ बाप से भी बच्चे को अलग कहीं शेल्टर प्रदान कर सकते हैं जी। तो ये जो हमारे एक्ट हैं इसमें बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं बदनस्बत कि आप सही जगह उस चीज को अप्रोच कर पाए। बहुत से लोग भटकते रहते हैं जिसके कारण ये समस्या और बड़ी हो जाती है और उनका न्याय व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है कि हमें परेशान होना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के लिए हमारी सरकारें बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं, बस हमें इसको सही जगह पे और सही अधिकारियों तक पहुंचाना है। जी जी। तो श्रीवास्तव जी ये तो हुआ कि बच्चों का अधिकार, बच्चों के संरक्षण के लिए काफी कदम उठाए गए हैं और काफी इसमें प्रोविजंस हैं। जी, हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी बच्चे के बारे में कोई जानकारी देना चाहता है और वह अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है कि उसे लगता है कि कई दफा हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम करते हुए मिल जाते हैं या कई जगहों पर उनसे शारीरिक एक तरह से लेबर के तौर पे, मजदूर के तौर पे काम कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जानकारी देना चाहता है तो क्या वो भी जानकारी दे सकता है? बिल्कुल जानकारी दे सकता है और हमारे चाइल्ड लाइन में जिसने भी कॉल किया है उसका नंबर हम कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जी जी। इस व्यक्ति से हमें जानकारी मिला, हमें लगता है कि समाज में है कि अगर पड़ोस का कोई व्यक्ति है वो देख रहा है, उसके मन में कुछ मदद करने की इच्छा भी है तो इसलिए नहीं कर पाता कि लोग कहेंगे कि देखिए पड़ोसी ने किया है। निश्चित रूप से। अगर आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति एक बच्चे का शोषण आज कर रहा है और हम देख करके अनजान बन जा रहे हैं, वही व्यक्ति कल 10 बच्चों का शोषण करेगा। जी। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम पड़ोस के साथ है मगर कल के दिन वो प्रॉब्लम हमारे घर के अंदर भी आ सकती है। जी, तो ऐसे बच्चों के मुद्दे पर अगर हमें जानकारी मिलती है तो डेफिनेटली हमें 1098 पर कॉल करके बता देना चाहिए। उसके आगे की प्रक्रिया 1098 लीगल तरीके से करती है। इसमें आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा, न तो कहीं कभी आपको गवाही के लिए बुलाया जाएगा, न तो कहीं आपका नाम डिस्क्लोज होगा कि इस व्यक्ति ने। जी जी। मुद्दे की बात यही थी कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी बच्चे के शोषण की स्थिति से अगर अवगत है तो यह उसका दायित्व है, यह उसका नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर पे इसकी जानकारी दे, इसकी सूचना दे ताकि बच्चे को न्याय मिले और उस व्यक्ति को कहीं से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, जैसा कि श्रीवास्तव जी ने अभी हमारे साथ शेयर किया। श्रीवास्तव जी, हमसे जुड़ने के लिए और इस कोरोना काल में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो भारत के भविष्य है, आपने तमाम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आजाद।